खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहली बात ये कि नेवल फ्रंट पे तो उस तरह से इंडिया नहीं आया था लास्ट टाइम डिस्पाइट देयर थ्रेट्स। लेकिन ये जो मलिहा लोधी साहबा बात कर रही है ना, ये हवाला दे रही है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का, कि उसकी ये रिपोर्ट है कि दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ ट्राइंग टू डू, इस तरह से बिल्डअप कर रहा है। ये एटमी बिल्डअप से मुराद क्या होती है और पाकिस्तान की इस सिलसिले में हमेशा से तैयारियाँ कैसी होती हैं? बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इनवाइट किया। आपको, एडमिरल फैसल, आपके व्यूअर्स को जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बुनियादी तौर पर जो सबमरीन्स होती है, मेरा ख्याल है मैं तो बहुत ही कॉशियसली स्टेप इन करूंगा इनटू द डोमेन ऑफ एडमिरल फैसल। जी, वो जैसे ही उनसे लाइन कनेक्ट होती है तो मैं उनके पास ही जाऊंगा। मैंने कहा आपसे आगाज कर लें जी। तो बहरी दो तरह की एटमी होती है जी। एक होता है जो फ्यूल के तौर पे एटमी एनर्जी यूज होती है, और एक होती है जो एटॉमिक वेपन कैरी कर सकती है। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जैसे अमेरिका के पास तकरीबन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तमाम एटॉमिक फ्यूल से चलते हैं, दैट मींस फ्यूल तक चलते हैं। तो दो अलग-अलग डाइवर्जन्स है। एटॉमिक जो एनर्जी से चलता है उसका एक एडवांटेज ये होता है कि जो सबमरीन होती है ये बुनियादी तौर पर, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड होती है, और इसको जो बैटरीज को, क्योंकि इंजन नहीं होता जमीन के अंदर, पानी के अंदर जब चली जाती है तो वहां पे इसको एग्जॉस्ट नहीं मिलता। तो एक टिपिकल इंजन जो हम सरफेस पर देखते हैं जमीन पर, वो अमल नहीं कर सकता, उसमें ना ऑपरेशनल हो सकता है। तो बैटरीज को चार्ज किया जाता है, बैटरीज पानी के अंदर चली जाती हैं, उसके बाद बैटरीज पे ही पूरी सबमरीन सस्टेन करती है अपना जितना ऑपरेशन होता है। नो, बैटरी लाइफ पर डिपेंडेंट होता है कि वो 2 हफ्ते है, 3 हफ्ते है, 4 हफ्ते है। तो बैटरियां जितनी पुरानी, इस दौरान सबमरीन को समंदर की सतह पर भी आना पड़ता है ताकि वो बैटरीज को चार्ज कर सके। वो अपना एक इंजन चलाते हैं जो बैटरीज को चार्ज करता है, जनरेटर की तरह का। तो ये मैंने कहा फल्सफा अर्ज कर दूं। न्यूक्लियर जो पावर्ड होती हैं, वो उनका ये एडवांटेज होता है, उनको सतह समंदर की नहीं आना पड़ता। दैट मीन्स वो बड़ी प्रोलॉन्ग पानी के अंदर रह सकती हैं, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन लिमिटेशन। जाहिर है एक और स्ट्रेसफुल होता है अगर आप सतह समंदर से अंडर वाटर रहते हैं। मशीनरी और इक्विपमेंट और इटसेल्फ जो इसकी स्किन और इंफ्रास्ट्रक्चर या एयर फ्रेम होता है, वो भी बड़े स्ट्रेस में रहता है जब खासतौर पर ज्यादा डीप अगर आप चले जाते हैं पानी के अंदर। तो ये जो न्यूक्लियर पावर्ड होती है, ये आपको सस्टेनेबिलिटी देती है। अब देखना यह है कि न्यूक्लियर पावर्ड के अलावा न्यूक्लियर टिप्ड या न्यूक्लियर केपेबल भी है कि नहीं है। न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन उसको कहते हैं बुनियादी तौर पर, और बहुत सारे ममालिक ने रखी हुई है। ये बुनियादी तौर पर सेकंड स्ट्राइक केपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है। सेकंड स्ट्राइक और फर्स्ट स्ट्राइक मैं अर्ज करता हूं कि अगर एक मुल्क पर कोई हमला कर दे, एटॉमिक हमला कर दे, तो जाहिर है जमीन के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुदा ना खास्ता तबाह हो जाए, तो जाहिर है उसके पास सस्टेन करने के या हिट बैक करने के लिए नहीं होता। फिर सबमरीन इस्तेमाल होती हैं स्ट्राइक बैक करने के लिए, यानी वो सर्वाइव करती हैं पानी के अंदर, वो फिर स्ट्राइक करती हैं अगर दुश्मन को काउंटर या रिटेलिएटरी स्ट्राइक करती हैं। तो ये आई थॉट के पहले मैं बैकग्राउंड अर्ज कर दूं, और उसके बाद ये जो पोस्टिंग है, सिप्री जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मिलिट्री का एक समझे ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिसर्च पर, जिसके डाटा और इंफॉर्मेशन पर ग्लोबली बहुत एतबार किया जाता है। ठीक है जी, तो मैं इसलिए इसको क्रेडिबल भी समझूंगा। बिल्कुल ठीक। चिश्ती साहब, ये तो हो गया नेवल पर्सपेक्टिव। जो उनके धीरज सेठ साहब और बाकी एयरफोर्स है, उनके यहाँ भी बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। वो बिलखसूस को 50,000 ड्रोन्स की बात कर रहे हैं धीरज सेठ जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन 2.0 की बात कर रहे हैं। उसको देखते हुए वे डू वी स्टैंड सर, और क्या वाकई आपको लगता है एक बड़ी जंग जो है उसका खतरा है? जामी साहब, जो मई 2025 में जो कुछ हुआ, वो पाकिस्तान ने ओवरऑल और पाक फिजाइया ने पूरी की पूरी डायनेमिक्स ही बदल दी कि जंग कैसे लड़ी जाएगी। जंग ऐसे लड़ी जाएगी कि आप टिपिकल जो सबमरीन्स और टैंक वर्सेस टैंक, स्टील वर्सेस स्टील, जेट वर्सेस जेट नहीं होगी। ये होगी कौन अपने लिए जंग इंतहाई सस्ती रखता है और दुश्मन के लिए कितनी महंगी कर देता है। ईरान और अमेरिका की मिसाल आपके सामने है। पिछली जो जंग हमारी हुई थी मई 2025 में, हमने जो 10 तारीख को हिंदुस्तान पर टनेज फेंकी थी, पाक फिजाइया की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, तो उस वक्त भी कंपैरिजन किया था हमने। मैं रिपीट कर देता हूं रिफ्रेश करने के लिए आपके व्यूअर्स को, कि जितनी टनेज हमने 4.5 घंटे में फेंकी थी इंडिया पर, वो 1965 की पूरी 17 दिन की जंग से ज्यादा थी। और उस टनेज में से 50% जेट फाइटर्स ने ड्रॉप किए थे बॉम्ब्स और वेपन्स एंड एमुनिशन, और 50% ड्रोन्स, अनमैन्ड व्हीकल्स, किलर ड्रोन्स, लॉइटरिंग मुनिशन ने ड्रॉप किए थे। ये फोर्स ही किया था पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने, जब इन्होंने टेक ओवर किया। मैं एक ब्रीफिंग में खुद मौजूद था जब इनफॉर्मली बात हो रही थी, और यकीन करें कि लोगों को एतबार नहीं था कि इतनी जल्दी हम ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स कर लेगी। क्योंकि जब उन्होंने टेक ओवर करने के बाद अपनी विजन दी अपने तमाम कमांडर्स को,
तो इंसिडेंटली बहुत ज्यादा फेथ लोगों का शुरू में नहीं डेवलप हुआ कि हम कन्वेंशनल एयरफोर्स हैं, हम तो एक डिफेंसिव ऑफेंसिव एयरफोर्स हैं, यानी पहले डिफेंड करेंगे फिर लिमिटेड ऑफेंस करेंगे। ये जब उन्होंने अपना खाका दिया कि हम एक डिसरप्टिव, हम एक इम्बैलेंस क्रिएट करने वाली एयरफोर्स बनेंगे और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने वाली एयरफोर्स बनेंगे जो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन में ऑपरेट करेगी, और ऑब्वियसली विद वन किल पिक्चर तमाम इंटीग्रेट होंगे, सैटेलाइट से लेकर साइबर कमांड तक। इन बिटवीन तो सारे आ जाते हैं, फाइटर्स भी आ जाएंगे, डिफेंस वेपन्स भी आ जाएंगे, ड्रोन्स भी आ जाएंगे, बैक एंड पे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी आ जाएंगे। उस वक्त 3-4 साल पहले ये ख्वाब लगता था और पाक फिजा ने कर दिखाया। मैं अपनी सपोर्ट में एक और बात कहूंगा, जनरल बख्शी इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, उनके जो तजिया निगार है, उन्होंने इस जंग के फौरन बाद इंडियन एयरफोर्स को और मिलिट्री को बहुत बुरा भला कहा था। उन्होंने कहा था हमारी मिलिट्री किधर सो रही थी जब पाक फिजाइया ये तैयारी कर रही थी, क्यों नहीं इन्होंने एंटिसिपेट किया कि ड्रोन्स आने वाली जंगों में कैसे बदलेंगे। तो एयरफोर्स ने बदल के दिखा दिया। मैं एक लास्ट पॉइंट एक और अर्ज करता चलता हूं। हमारा ड्रोन अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, दी 80 रियलिटी, अपने यूट्यूब पर डाली थी। उसमें मैंने तहकीक करके वेरीफाई करके उसमें मैंने कंफर्म किया था पाक फिजाई से, हमारे जो ड्रोन्स थे वो आगरा के ऊपर फिर रहे थे। अच्छा। और आगरा के ऊपर हमारे ड्रोन ने लॉक कर लिया था उनके A-50 जहाज को, A-50 जामी साहब वो जहाज है जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है, जो स्ट्रेटेजिक एसेट है। और दिलचस्प बात यह है कि उसका जो एयर फ्रेम, इंजन और बॉडी रशिया की है, और उसके ऊपर जो एयरबोर्न रेडार लगा हुआ है वो इजराइल का था। तो इससे लीथल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती थी हमारे ड्रोन को उसको टारगेट करने के लिए। हमने लेडर ऑफ एस्केलेशन कंट्रोल करने के लिए उसको पुल बैक कर लिया था, पाक फिजाई ने अटैक नहीं किया था। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कितनी जल्दी डायनामिक्स बदलेंगे, खुदा ना खास्ता इस तरह की मैनिफेस्टेशन फ्यूचर में भी हुई जिसकी वो संदूक 2 की बातें कर रहे हैं, तो हमारे तो ऑलमोस्ट 400 से लेके 700 किलोमीटर ड्रोन्स अंदर फिर रहे थे लॉटरिंग मिशन, लेकिन फिर उनको पुल बैक कर लिया गया क्योंकि हम लेडर ऑफ एस्केलेशन को अपने हाथ में रखना चाहते थे और खुद इस कौम पर एक जंग मुसल्लत नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक कृषि साहब, ये जो अमेरिका ने, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि बड़े बड़े एयर कैरियर और बड़े बड़े जहाज वो और बड़ी बड़ी बेसेस, अब वो मजबूर हुए हैं कि वो जो अनमैन्ड किश्ती नामी ड्रोन है वो लॉन्च करने पे। इसका मतलब है ईरान से उन्होंने सीखा या मजबूरी बनी? उन्होंने बंदर अब्बास के ऊपर वो 3 भेजे हैं 24 फुट लंबे और उसकी फुटेज भी जारी की है, वो क्या शय है जी? जामी साहब, ये बुनियादी तौर पर इसको लूकास कहते हैं और ये है लो कॉस्ट अनक्रू कॉम्बैट सिस्टम जी। जिसका मतलब ये है कि ये ड्रोन ही है और वन वे ड्रोन है, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये शाहिद 136 की एक रिवर्स इंजीनियरिंग है, इसीलिए उसको उन्होंने इसका नाम रखा है FLM 136, नंबर वही रखा है उन्होंने एज अ कर्टसी। तो ये एग्जैक्टली वही है। थोड़ा सा डायमेंशन चेंज है, उन्होंने साइज चेंज किया है, और इसके ऊपर फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू का कैमरा लगा हुआ है जो बुनियादी तौर पर लॉन्चिंग पैड के ऊपर जिसने भी लॉन्च किया होता है, जिसको हम पेरेंट यूनिट कहते हैं, उसको ये अपनी वीडियो भेजता रहता है ट्रेवल के दौरान भी और जब ये हमला करता है। इसलिए उन्होंने वीडियो रिलीज की है एग्जैक्टली वही जो ईरानियन करते रहे हैं, आपने देखा होगा गल्फ कंट्रीज को हमला करते वक्त। तो ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, रिलेटिवली लो कॉस्ट है, और अमेरिका ने अब रियलाइज किया है कि हमें हर जगह फाइटर जहाज भेजने की जरूरत नहीं है। वो ईरान ने खासतौर पे जब डिस्ट्रॉय भी किया, आपने देखा पिछले दिनों दर्जनों के हिसाब से, तो वो एक बहुत ऊपर नंबर चला गया, तो एक बहुत कंसर्न था, एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन आ जाता है, प्लानिंग के अंदर आ जाता है, फाइटर पायलट के ज़हन में आ जाता है, और ऑब्वियसली एक कॉस्ट प्रोहिबिटिव भी एलिमेंट हो जाता है, खासतौर पर अगर जहाज महंगा आपका शूट डाउन हो जाए F-35 या F-15 जैसा जहाज। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम अमेरिका ने ये यूज भी किया है, फुटेज भी इसलिए रिलीज किया है, उन्होंने न्यू फाउंड अपनी एक एडवांटेज बताई है कि हम ये भी ऑप्शन कर देंगे, ये इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसकी मतलब ईरान को ये मैसेज देना है कि अब हम आपके ऊपर फाइटर जहाज नहीं भेजेंगे, हम लूकास नामी ड्रोन्स भेजा करेंगे वन वे, और आपको ऑब्वियसली एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे। बिल्कुल ठीक।